नमस्कार, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। उत्तर प्रदेश, जिसे दिल्ली की सत्ता का रास्ता कहा जाता है, वहां आज एक बार फिर चुनावी बिसात बिछाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार महज मंत्रियों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर मिशन 2027 का शंखनाद है। जब 6 नए चेहरों ने शपथ ली और 2 को प्रमोशन मिला, तो उसके पीछे एक गहरी राजनीति नजर आई। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, सोमेंद्र तोमर, कृष्णा पासवान और हंसराज विश्वकर्मा। बीजेपी ने इस विस्तार के जरिए एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसमें कट्टर हिंदुत्व की धार भी है और जातियों का पुख्ता आधार भी। एक तरफ समाजवादी पार्टी से आए मनोज पांडे को कैबिनेट में जगह देकर ब्राह्मण कार्ड खेला गया, तो दूसरी तरफ पासी, वाल्मीकि और लोधी समाज के प्रतिनिधियों को जोड़कर विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के किले में सेंध लगाने की तैयारी कर ली गई है। सवाल यही है कि क्या यह विस्तार सिर्फ क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के लिए है या फिर यह समाजवादी पार्टी के बढ़ते कुनबे को रोकने की कोशिश। 2024 के लोकसभा नतीजों ने यूपी की राजनीति में जो खौफ पैदा किया था, क्या यह मंत्रिमंडल विस्तार उस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगा? विपक्ष इसे बीजेपी के घबराहट बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे सबका साथ सबका विकास का अलग अध्याय कह रहा है। लेकिन असल सच क्या है? क्या भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी के जाटों को फिर से पूरी तरह गोलबंद कर पाएंगे? क्या मनोज पांडे के जरिए बीजेपी उस ब्राह्मण वोट बैंक को पूरी तरह आश्वस्त कर पाएगी जो हाल के दिनों में छिटकता नजर आया? सवाल बड़ा है कि क्या हिंदुत्व जाति कार्ड का यह नया प्रयोग 2027 में पीडीए की काट बन पाएगा? और देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो कैबिनेट विस्तार और आखिरी कैबिनेट विस्तार इस योगी मंत्रिमंडल का, इस कार्यकाल का। आप समझिए, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजपूत, अजीत सिंह पाल, सोमेंद्र तोमर। एक ब्राह्मण, एक जाट और सब पिछड़े दलित जातियों से आने वाले लोग। विश्वकर्मा समुदाय से भी लोग हैं, पासवान समाज से भी लोग हैं। महिला आरक्षण का जो मुद्दा बीजेपी उठाते है, उसे लेकर भी आप समझ लीजिए। इस तस्वीर में पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है कि भाई क्या है। आप समझिए, ये एक सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश। और 2027 जी हां, बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए और केंद्र के लिए भी, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में पीडीए का समीकरण जिस तरह से हावी हो गया था उत्तर प्रदेश में, उसी पीडीए की काट के तौर पर यह कैबिनेट विस्तार है। समझिए कि उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया जिनका तबका बड़ा है, जिनका वोट बैंक बड़ा है, और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण समुदाय को भी साधने की कोशिश की गई। हाल के दिनों में देखा, ठाकुर और ब्राह्मणों में नाराजगी। ठाकुर अलग बैठ रहे थे, विधायक, ब्राह्मण अलग बैठ रहे थे, लेकिन इसके जरिए आप देखिए एक मंच पर लाने की कोशिश। मनोज पांडे, आप समझिए, पहले सपा के थे, सपा से विधायक थे ऊंचाहार से, उसके बाद चीफ व्हिप भी बने सपा से, लेकिन क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा में, उसके बाद सपा से निकाल दिए, भागी है सपा के। आप देखिए, भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा जाट चेहरा, और एक बार फिर दोबारा कैबिनेट में, पहले राज्य मंत्री, फिर कैबिनेट, फिर एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर से कैबिनेट मंत्री। आप समझिए, कृष्णा पासवान, वो महिला चेहरा जो संघर्ष से यहां तक पहुंची और आंगनबाड़ी सहायिका से यहां तक का सफर है। ये वो चेहरे हैं जिनके जरिए बीजेपी बड़ा दांव 2027 में लगाने वाली है, और ये चेहरे कहीं ना कहीं बड़े वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में है। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का नेतृत्व हमारे मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोग जो भी भूमिका देते हैं, हम सब लोग मिलकर उसका निर्वहन करने की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है, और मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। मैं
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संगठन के लोग मुझे दायित्व देंगे उसको सरच्छे निर्वहन करेंगे। मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का, कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। तो सवाल यह कि ये कैबिनेट विस्तार या फिर 2027 का बेड़ा पार करने की तैयारी, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग पूरी नजर आ रही है। मैं आपको कह रहा हूं कि आखिरी कैबिनेट विस्तार योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का। और समझिए, चुनाव होने वाले अगले साल, और अगले साल के चुनाव की तैयारी कैसे की जा रही है। देखिए, 6 पद खाली थे, 6 में से 6 भर दिए गए और 2 को प्रमोशन दे दिया गया। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, इसी पर चर्चा करें और शानदार पैनल हमारा है। एक बार परिचय करा देता हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वैभव शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, डॉक्टर शिव कुमार दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का और डॉक्टर सुनील कौशिक हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, स्वागत है आप तमाम लोगों का। शुभेंदु जी, क्या पीडीए से डर गए? पीडीए के लिए पीडीए बना रहे हैं, लोहा को लोहा काटेगा क्या? अनूप जी, हम यदि पीडीओ को ना ले तो आप कहोगे कि अगड़ों की पार्टी है। हम उनको ले लेंगे तो आप कहोगे कि पीडीए से डर गए। भाई, हमारा तो ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से ही और सबके विश्वास से ही आगे चलना है। और इसमें हमने ये भी देखा है कि उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों के लोग भी आ जाएं। कहीं कहीं जो वहां पे कमी लग रही थी, कुछ ऐसा पोर्शन था। और ये बात तो सच है अनूप जी कि अंतिम वर्ष है, चुनाव 27 में होने हैं, तो जो कुछ चेंज करना है वो हमको करना भी चाहिए, उसमें ऐड करना चाहिए। ये संगठन के और सरकार के बीच में कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजों को ऐड किया जाता है। तो ये प्रोसेस है, इसमें ना कोई किसी को बुरा मानना चाहिए, ना किसी को अच्छा लगना चाहिए। ये हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश की, हम चाहे तो 4-5-7 लोगों को और ले लें, कुछ लोगों को अपडेट कर दें, अपग्रेड कर दें, कुछ लोगों को जो पहले लेना चाहिए था नहीं ले पाए थे तो अब ले लिया है। ये प्रोसेस है। चलिए, आप जिसे प्रोसेस कर रहे हैं, मैं सोशल इंजीनियरिंग कह रहा हूं। डॉक्टर शिव कुमार दुबे, मैं आपके पास आ रहा हूं। ऐसा कहा जा रहा है पीडीए के लिए पीडीए बना दिया गया, क्या वाकई आपका डर है या फिर आपको डर है कि भाई ये पीडीए आपको खा जाएगा? अनूप जी, पिछले कई चैनल्स पे, आज नहीं, आज से पहले जी, जब भी चर्चा की चैनल ने इस बात पे, मंत्रिमंडल विस्तार पे, तो हमने जरूर ये कहा और हमारी पार्टी का भी ये मानना है कि आप बड़े हितैषी बनते हो महिलाओं के, और वो कानून जो कि पास हो चुका है उसको दोबारा लाके एक भ्रम जो फैलाया है भारतीय जनता पार्टी ने, आप इतने हितैषी हैं तो हम तो ये बोले थे कि 6 में कम से कम 4 महिलाओं को तो ले आते और 4 महिलाओं को प्रतिनिधित्व देते, तो कम से कम समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है, बाबा जी को कुछ सद्बुद्धि आ गई। लेकिन बाबा जी बेचारे क्या करें, बाबा जी की नहीं चलती है ना, चलती तो दिल्ली से है। तो दिल्ली वाले जब तैयार नहीं होते हैं तो क्या करेंगे? अब आइए आप बात कि आप बोल रहे पीडीए, देखिए निश्चित तौर पर पीडीए ये हमारे भी है, जिसमें आधी आबादी भी है, जिसमें सब है समाये। आखिरकार उन लोगों के लिए इन्होंने एक थोड़ा सा रास्ता निकाला, लेकिन ये रास्ता इसलिए सफल नहीं है कि आपने भी देखा होगा, एक टाइम आता है जब आम के वृक्ष पे बोर आती है, बोर से समझते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, फल लगने से पहले जो फूल लगते हैं, मंजर जिसे कहते हैं, तो बोर एक टाइम होता है।
वो एक टाइम होता है, वो टाइम जब निकल गया हो फिर उस पर फल तो नहीं लगेंगे ना। मैं नहीं समझता हूं कि भाई अभी कोई आज के नवी टेक्नोलॉजी में कोई भाई बोल भी सकता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं शिव कुमार जी कि वो वक्त निकल गया, देंगे जब करना था तब नहीं किया, वो वक्त निकल गया, बीजेपी बेकार कर रही है काम, आप यही कहना चाह रहे हैं? अब आप ये सोचिए 8 महीना में जब तक जब बच्चा प्राइमरी सेंटर में जाता है ना, LKG लोअर केजी में, तो मैडम क्या सिखाती है, बोल बेटा A फॉर एप्पल, वो A फॉर एप्पल करते करते 1 हफ्ता ले लेता है। और जब तक वो ABCD का टाइम आता है तब तक 1 साल हो जाती है पूरी। तो अभी ये तो 8 ही महीना बचे हैं, जब तक उसके ये काखा गाछ सीखेंगे तब तक पूरा हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए मैं फायदा भी बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। वापस आऊंगा शिव कुमार जी आपके पास। वैभव शुक्ला भी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। वैभव, पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा, ये जो विस्तार हुआ किस मायने में देखते हैं आप, कांग्रेस को क्या लगता है विस्तार क्या है? देखिए अनूप जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये कोई नया तो नहीं है। इसमें नया क्या है, किसी ने किसी को अंदर कर लो, किसी को बाहर कर दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। 7-8 महीने की सरकार बची है। अगर अब तो अभी आपका एक हेडलाइन है कि साधना, अरे साधा वहां पे जाता है जहां पे आपकी गवर्नमेंट नहीं है। आपकी 9.5 साल से 9.5 साल की तकरीबन सरकार होने का टाइम आ गया। आपको रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि हमने उत्तर प्रदेश में किया क्या है, हमने किया क्या है, कितने स्मार्ट सिटी बनाए, जो एक वादा था वो भी नहीं हुआ, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया उस पर भी बात नहीं हुई। आज भी NCRB का डेटा देखिए तो क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जबकि कहा जाता है योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो आप अगर आंकड़े पे देखेंगे, कोई भी मंत्री आ गया, कोई चला गया, देखिए वो एक रूटीन प्रक्रिया है, उस पर तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम है, अब आप अगर जातिवाद और सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो इनका कोई सोशल इंजीनियरिंग का काम नहीं है। फाइनली ये लास्ट में हिंदू मुस्लिम और पोलराइजेशन का काम करेंगे। वो हर जगह उनका वही एजेंडा है। नहीं, अगर ऐसा वैभव जो आप कह रहे हैं, अगर ये मान भी लिया जाए तो फिर ये क्या है? आज जो दिख रहा है, तस्वीर जो दिख रहा है, मैं कह रहा हूं PDA की कार्ड, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करेगी बीजेपी, वो पोलराइजेशन। जी, 2024 के लोकसभा में ये बुरी तरीके से हारे थे उत्तर प्रदेश, और 43 सीटें कांग्रेस और सपा ने मिला के निकाली। अब इनको ये डर है कि उत्तर प्रदेश में कुछ किया नहीं है, तो अब जातियों को साध लो। अब ब्राह्मण नाराज है कि वो ठाकुर नाराज है, तो उनको साध लो। लेकिन इनका एक ही एजेंडा अनूप जी, वो लास्ट में हिंदू मुस्लिम फैक्टर है। उसके अलावा आज आप उत्तर प्रदेश में बता दीजिए, 9.5 साल, तकरीबन 9.5 साल मान लेते हैं, और केंद्र के 12 साल, तकरीबन पूरे 12 साल, उसमें उत्तर प्रदेश में कितने टेक पार्क आए? एक भी टेक पार्क अगर उत्तर प्रदेश में, ये शुभेंदु जी बैठे हुए हैं, ये बताएं। और उत्तर प्रदेश में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ये बताएं। कितने लोगों को, शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया गया, ये बताएं। कोई चलिए सवाल मैं पूछ लेता हूं। एक सेकंड अनूप जी रुकिए। रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम है। 25 करोड़ की आबादी है, हमारे पास सारे साधन है, हमारे पास जमीनें हैं, हमारे पास मैन फोर्स है, हमारे पास महिलाएं। आज भी वुमेन क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आज शुभेंदु जी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि NCRB का डेटा है। ये सारी चीजें, और कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, हाथरस हो गया, उन्नाव हो गया, गाजीपुर हुआ लेटेस्ट। कितनी बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पे इसी पे सवाल कर लूंगा मैं वैभव भाई, इसी पे सवाल कर लूंगा कि भाई रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, आप जाति कार्ड दे रहे हैं। मैं वापस आऊंगा शुभेंदु जी, आपसे सवाल करूंगा, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। मैं वापस आऊंगा वैभव, वापस आऊंगा वैभव जी। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। सुनील जी, आप तीनों जो ओपनिंग कमेंट है तीनों राजनीतिक पार्टियों के आप सुन चुके हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जमीन पे क्या है? ये PDA के खिलाफ PDA खड़ा करना, या फिर 9 महीने का वक्त कह रहे अखिलेश यादव के 9 महीने से ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए 9 साल नहीं किया, 9 महीने में क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री क्या कर रहे हैं इसको बताने की आवश्यकता है क्या? कौन मंत्री की सुनना है? ये सब जानते हैं। काम तो सब मुख्यमंत्री जी को ही करना है। उनके प्रमुख सचिव नहीं सुन रहे, उनके सचिव नहीं सुन रहे। लेकिन जातीय समीकरण को फिट बैठाने का और जनता में एक संदेश देने का कला भारतीय जनता पार्टी को आती है। गुजरात में आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल 2 बार बदला जा चुका है। 2 बार आपने देखा होगा मुख्यमंत्री को छोड़ के पूरा कैबिनेट बदल दिया। सत्ता में आए ना, तो बजाय विपक्ष को इस पे कमेंट करने के,
उस ब्लूप्रिंट की तैयारी करनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। इतना भारी भरकम संगठन, 22 प्रदेशों में सरकार है, तो कुछ न कुछ तो संगठन ने सोचा होगा कि किस नेता को जोड़ने से क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सर्वे कराती रहती है। अब तो समाजवादी पार्टी भी सर्वे कराने लगी है। समाजवादी पार्टी ने भी ये अच्छी बात है ना कि सीखने की प्रवृत्ति है भाई, काम करना है। क्योंकि मुझे जानकारी के 3-3 सर्वे होते हैं, आरएसएस के अलग, बीजेपी के अलग, संगठन के अलग, तमाम चीजें, और उसके बाद जो छन कर निकल कर आता है वो बीजेपी से करती है। वो अनूप जी, समाजवादी पार्टी ने भी एक बार सर्वे करा लिया है, तो समाजवादी पार्टी भी उसमें लाइन में खड़ी हो गई है। समाजवादी पार्टी भी प्रबंधन कराने लगी है। अभी आपने देखा होगा कि एक कंपनी से था, उन्होंने तोड़ के दूसरी मुंबई की एक कंपनी से लिया। बताया कि शायद फंड की कमी है, पता नहीं क्या सच है क्या गलत है जी। तो ये सब चीजें मुझे लगता है अच्छी चीजें हैं। कम से कम उससे जनता की नब्ज को पकड़ने की जरूरत रहती है। पता भी चलता है किस क्षेत्र में किस मुद्दे पर जनता नाराज है, किसको जोड़ने से और किसको निकालने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये सब चीजें मुझे लगता है कि जो भी सत्ता में राजनीतिक दल आता है उस तक पहुंचनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में कई प्रदेशों में ये प्रयोग करती है और उसमें सफल भी हुई है। शुभेंदु जी, जिस बात का जिक्र अभी कांग्रेस से वैभव भी कर रहे थे, जिस बात का जिक्र शिव कुमार जी कर रहे थे, ये आप समझिए कि भाई आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने तो कहा बीजेपी से सीखना चाहिए, लेकिन आप पीडीए से सीख रहे हैं, समाजवादी पार्टी से सीख रहे हैं। आपको जहां अभी आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाना था, कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप जाति कार्ड दिखा रहे हैं। क्या है कि हमको सबको एक दूसरे से सीखते रहना चाहिए। ऐसे ही संघ में बताया गया है। कुछ चीजें यदि कांग्रेस में होंगी और समाजवादी पार्टी में कुछ अच्छा चीज होगा तो हम जरूर सीखना चाहेंगे। परंतु यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट किया गया है या जो मंत्री बनाए गए हैं वो इसलिए नहीं बनाए गए कि कुछ हमने सपा से सीखा है या कांग्रेस से सीखा है। चलिए, अब इन्होंने प्रश्न पूछ दिया था कि क्या किया, कोई रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था। हम तो रोज ही रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं वैभव शुक्ला जी। और समाजवादी पार्टी के समय पे जो सरकार थी उस समय पे ये जो राज्य था ये बीमारू राज्य कहलाता था और आज 10 सालों में ड्रीम डेस्टिनेशन हो गया है। और ये जो ड्रीम डेस्टिनेशन होता है ये 17 से 26 के बीच में हुआ है। इससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट करने यूपी में नहीं आते थे भैया। अब आपको और डिटेलिंग में कर देता हूँ, थोड़ा सा 2-3 मिनट में इनको बता दूंगा। वैभव शुक्ला जी भी, आप भी नोट आउट कर लो कागज में। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि एक्सप्रेस वे इतना ज्यादा अच्छा बना उत्तर प्रदेश में। गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे जैसे एक्सप्रेस वे और लगभग 21 एयरपोर्ट हैं यूपी में, सबसे हाईएस्ट है किसी स्टेट में। और जिसमें से 16 वर्किंग है। बाकी को भी टेक्निकल ग्राउंड पे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कानून व्यवस्था कैसी थी ये तो कांग्रेस के और सपा के लोग अपने आप ही बता देंगे कि दिन में भी ग्रेटर नोएडा और नोएडा में महिलाएं रोड पे अकेले नहीं जाती थी क्योंकि कभी भी कोई उठा लिया जाता था। तो अब कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस और साथ में बुलडोजर चलता है कि किसी को भी ऐसा कुछ करने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण, हमने जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण में सहयोग दिया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया और महाकुंभ की जो संरचना करी है उसके कारण सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण हुआ है। औद्योगिक विकास और निवेश में डिफेंस कॉरिडोर, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये नोट कर लें। डिफेंस कॉरिडोर ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के में हमने ऐसा कॉरिडोर बनाया है कि अब बड़े बड़े जो डिफेंस सेक्टर में जाने वाली रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी यूपी से बन के जा रही हैं। और हमने पीछे जब ऑपरेशन पहलगांव में जब ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें भी उसको यूटिलाइज किया था। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में नए मेडिकल कॉलेज, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है। हेल्थ ATM और मिशन शक्ति के तरह महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया है। कृषि और कल्याण में भी 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को निःशुल्क राशन और चलिए, तो आप पूरा रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं जो बीजेपी का काम है। वापस आऊंगा शुभेंदु जी, बहुत सारे काम है जो गिना नहीं सकते लेकिन जवाब भी चाहिए। मैं डॉक्टर शिव कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। शिव कुमार जी, आप रिपोर्ट कार्ड सुन रहे हैं, शुभेंदु जी रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं।
अगर इसकी काट है तो बता दीजिए। जी जी, अभी सुन लीजिए। मैं इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो मैंने उंगली भी ऊपर उठाई थी कि हमें इनका काउंटर करना है। नहीं, वैभव ने भी उठाया, वैभव के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले आप बता दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। पहली बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे गए हैं? नहीं, मैं तो नहीं गया हूं। नहीं गए ना? एक बार देखा ना तो मेरे शायद कहने का जो मतलब है वो आपको पता चल जाएगा। जब से बना है तब से लेकर आज तक एक भी, जितने बार मैं गया हूं, हर 2 महीने में मेरे को लखनऊ आना जाना रहता है, 1 महीने में, तो मैंने ये पाया है कि हमें कभी भी वो ऐसा नहीं मिला कि एकदम फर्राटेदार हो जैसा आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे है या यमुना एक्सप्रेस वे है। हमेशा काम चलता हुआ। अभी आप बात करते थे ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, आए दिन दुर्घटनाओं का अड्डा बन गया है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अभी शायद आपको जानकारी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, इन्होंने मुंबई से दिल्ली एक 8-वे एक्सप्रेस वे निकाला है गुजरात के बॉर्डर पे। मेरा गुजरात से भी संबंध है, गुजरात में भी मैं रहता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब से वो खुला है तब से एक भी दिन ऐसा नहीं किया कि वहां 4-5 एक्सीडेंट ना होते हो, लोग ना मरते हो। इनका स्ट्रक्चर ये किस हिसाब से खड़ा करते हैं वो उससे एक आप कल्पना तैयार कर सकते हैं कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है। एक अभी दूसरी चीज ये बोलते हैं कि टीचर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप अपनी टीम से इस चीज को इंक्वायरी करा सकते हैं। आप ये पता कर लेना कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल हैं, एक टीचर से चलाए जा रहे हैं, एक टीचर से। मैं अगर अपने गांव की बात करूं जिसमें मैंने अपनी जमीन देके सरकार को दी है, उस पर स्कूल बना है, एक टीचर चलाता है स्कूल। आप सोचिए उन बच्चों का भविष्य कैसा है। एक टीचर क्या 6 घंटे भी नहीं, 6 घंटे एक स्कूल को चला लेगा? नहीं चला सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज, अब आप आइए, ये बोलते हैं कि सब कुछ इन्हीं के राज्य में हुआ है। अरे भैया, गुजरात को ऐसा बोलते हैं कि डेवलप स्टेट है, ठीक है ना? अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा बोले कि नहीं मेरे सत्ता में आने के बाद ऐसा हुआ है, तो फिर कांग्रेस ने क्या किया था? गुजरात तो स्टार्टिंग से डेवलप स्टेट था। एक अभी आप आ जाइए, ये बोलते थे कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज था। भैया, रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, कल्याण सिंह किस पार्टी के थे? सरकार किस थी? भारतीय जनता पार्टी। जो इस समय रक्षा मंत्री जी हैं महोदय, वो किस पार्टी से हैं? वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी कि इनने भारतीय जनता पार्टी को भी बीमारू बना दिया है, क्योंकि वो भी उसी जमात में शामिल हो गए ना। चलिए, अब इसका जवाब भी ले लेते हैं, फिर वैभव के पास भी जाना है। मैं शिव कुमार जी जवाब ले लेते हैं। भाई, आपने, शुभेंदु जी, आपने रिपोर्ट कार्ड बताया, देखिए ये तो कहीं ना कहीं उन मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। शिव कुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में ऐसे भी स्कूल हैं जहां एक ही टीचर, बिल्कुल एकल विद्यालय हम चलाते हैं और एकल विद्यालय में एक ही टीचर होता है, और टोटल राज्य में सब कुछ मिला के 16,20,000 टीचर हैं। आपको जानकारी देना चाहता हूं, सरकारी और निजी स्कूलों को दोनों को मिला के, इसमें से सरकारी स्कूलों में 6.5 लाख टीचर कार्यरत हैं और लगभग 9% एक शिक्षक एक स्कूल। जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे कस्बे नहीं, छोटा छोटा गांव है जहां पे 20, 25, 30 बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर एकल विद्यालय भी बनाए गए हैं, जहां पे उन एकल विद्यालयों में सिंगल टीचर ही रहता है और वो छोटी क्लास के लिए पढ़ाता है, 5वीं क्लास से ऊपर नहीं जाता है। वहां पे बेसिक एजुकेशन के लिए है, और ये 9% है। फिर से समझिए, लगभग 9% स्कूल हैं ऐसे। इसलिए ऐसा मत कहिए, वो एक प्रोग्राम है वहां की उत्तर प्रदेश सरकार का कि एक टीचर रखना है, खाली 1 टीचर 1 स्कूल 1 टीचर। और ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि लगभग 9,508 स्कूल हैं जो वहां पर उत्तर प्रदेश चला रहा है। तो ऐसी बातें यहाँ पे चैनल पे इतनी बड़ी वर्तमान में गवर्नर ये ना कहें, ऐसा झूठ ना बोले, सबसे भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट सरकार।
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं जिन्होंने एजुकेशन को टॉप से लाके नीचे फर्श पे मिला दिया है। इनके राज में आप सोचिए कैसे इस तरीके का जो बच्चे नाइट जॉब करते हैं 5-5 साल तक उनको फिक्स वेतन पे रखा जाता है, उनकी कोई नौकरी फिक्स नहीं होती है। आप सोचिए जब आप एक को मिल रहा है 50,000 और दूसरे को आप 5,000 देंगे, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 5,000 वाला अच्छा परफॉर्मेंस करेगा? अब विषय दूसरा आ गया, शोषण करते हो। अब विषय दूसरा आ गया इनका। अब ये कह रहे हैं कि एक स्कूल वाला, अभी तक तो ये ऐसा सिनेरियो बना रहे थे जिसमें ये बता रहे थे कि पूरे स्कूल में एक ही टीचर है। अब बता रहे हैं कि एक टीचर भी हो सकता है, कम पैसे देते हैं। तो आप यहाँ पे लोगों को घुमाए मत। मैंने इसीलिए आपके प्रश्न का जवाब दिया। आता हूँ तो पढ़ के आता हूँ और बता रहा हूँ। एक स्कूल एक टीचर वो भी रख रहे और साथ में ये भी रख रहे हैं कि इस सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी भी सरकार ने कर्मचारियों का किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और उसकी जन्मदाता दो लोग हैं, एक तो राजनाथ सिंह और दूसरे हैं जो इस समय वर्तमान में गवर्नर हैं। दुबे जी थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो ऑडियो क्लियर आएगी आपकी। कि वो शिक्षक अपने आप को कहलाती है, उसने शिक्षक का दर्द नहीं समझा। दुबे जी एक तो शब्दों का सही प्रयोग करिए। वो रक्षा मंत्री हैं, वो रक्षा मंत्री हैं, गवर्नर हैं, उनके आगे जी, श्री, श्रीमान, ऑनरेबल, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करिए। भ्रष्टाचार की हताशा है, भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी लोग हैं। हताशा है, आप लोगों की हताशा है, इसीलिए रक्षा मंत्री जी के ऐसे सीनियर लोगों के नाम के आगे भी आप नाम लेके बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने तो अखिलेश जी बोला है, मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं हो सकता है उसके लिए मैं किसी को अपमानित करने के लिए नहीं हो सकता। आप किसी भी तरीके से आपके आचरण में नहीं है, मानता हूँ। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, सपा के सभी लोग अच्छे हैं, मैं बोलता हूँ, मानता हूँ। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने अभी आपको एक डाटा दिया, आपने एक ऐसा सिनेरियो बनाने की कोशिश करी कि यूपी में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें एक टीचर है, तो हमने आपको ये बताया कि वो स्कूल ही एक टीचर का होता है। मैं शुभेंदु जी, क्योंकि वैभव का भी सवाल था, वैभव भी उंगली उठा रहे थे। वैभव आप भी शायद सवाल उठा रहे थे किसी बात को लेकर शुभेंदु जी के। शुभेंदु जी ने बोला कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें गिनाई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो इन्होंने एयरपोर्ट की बातें कही उसमें आधे से ज्यादा जो है वो एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। कृपया ये दोबारा चेक कर ले। मुरादाबाद एयरपोर्ट बंद हो गया मेरे शहर के पास। अरे शुभेंदु जी मैं नहीं बोला था आपके बीच में। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपको कहा मैं कोई भी डाटा गलत नहीं देता। वैभव मैं बता रहा हूँ 21 एयरपोर्ट हैं जिसमें 16 ऑपरेटिव हैं और बाकी जगह पर जो एयरप्लेन चलाने वाली कंपनियां हैं उसमें कम चल रहे हैं, ये मान सकता हूं। पर कई बार जो सरकार तो अपने एयरप्लेन नहीं चलाएगी, एयरपोर्ट बनाने का काम सरकार का है। पर यदि कम एयरपोर्ट आ रहे हैं, वहां बिजनेस कम मिल रहा है, तो वो काम जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो करेंगे और वो उनका बिजनेस मॉडल है। मैं इस पे कुछ ऑब्जेक्शन, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, पर हाँ ये कह सकता हूँ कि 21 में 16 ऑपरेटिव हैं। आपको सच्चाई से बात करा रहा हूँ, 16 ऑपरेटिव हैं, वो तो आप सुनने नहीं चाहते, आप बोलने नहीं देना अगले 3 महीने में ऑपरेटिव और हो जाएंगे। अरे सुनिए, मुरादाबाद एयरपोर्ट बंद हो गया है। दूसरा मेरे शहर के बिल्कुल बंद नहीं हुआ, बरेली बिल्कुल बंद नहीं हुआ, गलत बात बोल रहे। अरे सुनिए, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, आप गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। आप सुनिए, और आप जो है देखिए, बरेली एयरपोर्ट जो है, जो मेरे जिले से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है बरेली, मैं पीलीभीत का हूँ। बरेली में एयरपोर्ट था, वहां से आधे से ज्यादा फ्लाइट बंद हो चुकी हैं। मैं सच कह रहा हूँ, कृपया दोबारा चेक कर लें। वहां से डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा ना, मैंने कहा कि फ्लाइट कम ज्यादा करना, फ्लाइट को कम ज्यादा करना ये प्राइवेट एयरलाइंस का काम है, मेरा सरकार का काम नहीं है। सरकार को व्यवस्था बना के देने का काम है। वहां बिजनेस मिलेगा तो जाएंगी, बिजनेस नहीं मिलेगा तो कम क्यों उड़ाएंगी। आप अपना रिपोर्ट कार्ड ही नहीं जानना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कोई एयरप्लेन तो नहीं चलाने लगेगी। अरे सुनिए, मेडिकल कॉलेज की भी बता दें। अरे मेरे जिले में 2016 में समाजवादी पार्टी ने MBBA के एक मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित किया था, ये सच है। आज तक वो मेडिकल कॉलेज अगर कहीं पीलीभीत में खुल गया हो तो कृपया बता दें। मैं अभी कह रहा हूं, गूगल कर लें, आज तक उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है।
आज तक वो मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है, अभी भी बन रहा है। 9.5 साल निकल गए, मेडिकल कॉलेज देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मुद्दे से बाहर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शुभेंदु जी, वैभव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुद्दा हमारा है उससे हम बाहर जा रहे हैं। एक सवाल मैं डॉक्टर सुनील कौशिक आपसे पूछना चाह रहा हूं। डॉक्टर सुनील, मुझे ये बता दीजिए कि वाराणसी को खास फोकस रखा जा रहा है। अभी देखिए आपने यहाँ विश्वकर्मा जी को इस बार मंत्री बना दिया। हंसराज विश्वकर्मा को 3 बार से जिलाध्यक्ष बना थे, इससे पहले भी मंत्री थे। मैं नाम गिना दे रहा हूं, देखिए अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्रा, दयालु सरकार में शामिल हैं। ऐसे में इस जगह को फोकस करने का क्या मतलब है? पिछली बार जो बहुत टफ फाइट हुआ था लोकसभा चुनाव में, उसका जरिया कि भाई ज्यादा अगर हम यहां से भागीदारी देंगे तो ज्यादा वोट बैंक बनेगा। क्या है ये वजह? देखिए, बनारस में जो प्रधानमंत्री के चुनाव की जो हार जीत थी वो लगभग बहुत कम के बराबर हो गई। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस बात को। इसलिए वहां 4 मंत्री, चौथा मंत्री बनाया गया, 3 पहले से ही हैं। विधानसभा उस क्षेत्र में जहां तक मुझे लगता है 14 या 13 हैं, उसमें से 10 विधानसभाएं हारे थे भारतीय जनता पार्टी। तो ये अच्छी बात है, उन्होंने अपने क्षेत्र को सर्वे कराया या सूचनाएं आई या लोगों ने बताया, वहां अपने आप को कमजोर पाया, और कमजोर होने के बाद या वो चुनाव से पहले उसे मजबूत करना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है राजनीतिक रूप से। यदि वहाँ कमजोर हैं, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जाते हैं, तमाम योजनाएं वहां पर हैं। पहले तो लखनऊ था, लखनऊ पर क्षेत्र से ज्यादा थे, 3 मंत्री थे वहां से, अब बनारस ऊपर आ गए। लेकिन लगता नहीं है सर कि थोड़ी देर हो गई? वो कारीगर जो विश्वकर्मा समुदाय से आते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, और विश्वकर्मा योजना भी आपको पता है, अगर ऐसा था तो थोड़ा पहले ले लेते तो बहुत फायदा हो सकता था। बिल्कुल आखिरी वक्त पे शामिल करने के बाद क्या मैसेज जाएगा लोगों को? नहीं, ये तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही नहीं चाहिए था अनूप जी। होना चाहिए था तो 1 साल पहले होना चाहिए था। अब मंत्रिमंडल के विस्तार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप मंत्री बना रहे हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं हो, उसकी समय नहीं है सर। क्या योजनाएं लागू करेंगे? कुछ दिनों बाद वहां देखिए आचार संहिता लग जाएगी, योजनाएं पेंडिंग पड़ जाएंगी। शुभेंदु जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि यह नहीं लग रहा आपको कि थोड़ा पहले हो जाता तो बेहतर होता, आपका पीडीए सफल हो जाता, लेकिन आपने लेट कर दिया? देखिए, दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ। एक वैभव शुक्ला जी ने कहा था कि मुरादाबाद वाला, तो मैं बता देता हूँ कि लगभग जो 6 एयरपोर्ट नहीं चल रहे थे, मैंने बताया था 21 में से 6 एयरपोर्ट नहीं चल रहे हैं, उसमें से एक मुरादाबाद भी है। वहां पे केवल 17 सीटर का ही उतर सकता था। 450 एकड़ लैंड और हमने अधिग्रहित करी है। उसके बाद बड़े विमान भी उतर पाएंगे, उसकी पूरा प्रोसेस में है, पर छोटे विमान वहां उतर रहे थे। अभी चूंकि वहां पे कोई सर्विसेज नहीं हो रही है, इसलिए 6 जो बंद है उसमें से एक वो भी है। दूसरी चीज, आपने कहा कि कहीं देर हो गई। बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। जब जातिगत समीकरण आते हैं तो उसमें भी बैलेंस बनाना पड़ता है। उसके बाद एरिया वाइज भी, जैसे अभी बताया था कि बनारस से लेके कानपुर तक, कन्नौज से लेके बाकी क्षेत्रों का भी जहां जहां का लोग हैं पर उनके रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, उनको भी जोड़ा गया है। इन सब चीजों को ध्यान के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं बदलती हैं, पर कोई समय लेट नहीं होता। आप बिल्कुल फॉर्मेशन के तरीके से बिल्कुल फॉर्मेट में बता रहे हैं शुभेंदु जी। सीधे तौर पे कह रहे शिव कुमार जी तो ये कहें कि जातिगत आधारित वोट बैंक को साधने की कोशिश। अगर मैं गलत हूं शिव कुमार जी तो बताएं। है, हमारा काम ही वोटों को साधना है, हमारा काम ही वोटों को साधना है। ये सवाल था मेरा सबसे पहला, लेकिन आप शुभेंदु जी उस वक्त नहीं मान पाए, अब मान रहे। अच्छी बात है, चलिए एक्सेप्ट कर लिया आपने। जनता के लिए काम करना ही हमारा उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी का और सभी पॉलिटिकल पार्टी का काम। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खाली कोई एनजीओ है, उनको चुनाव नहीं लड़ना है, खाली समाज सेवा करनी है। तो वोट भी चाहिए हमको समीकरण भी सेट करने चाहिए और चुनाव भी आ गया है, तो क्या दिक्कत है इसको? शिव कुमार जी कुछ कहेंगे? बैठने चाहिए टीवी चैनल पर, मतलब पीडीए का प्रतिनिधित्व प्रवक्ताओं में भी दिखना चाहिए। अब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो पीडीए में आते हैं कि नहीं आते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता पीडीए में आते हैं कि नहीं आते हैं। कौशिक जी आप देख लीजिए, अवस्थी, शुक्ला, दुबे जी, कौशिक जी अब यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी चाहिए वही चीजें। चारों ब्राह्मण है, सब प्रवक्ता, 90% प्रवक्ता ही कहते ब्राह्मण है, क्या करेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, यही समाज नाराज है। पीडीए में आप फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? शुभेंदु जी आप कह तो रहे हैं कि चारों ब्राह्मण हैं, लेकिन यही तो आपसे नाराज है आपके उत्तर प्रदेश में। शिव कुमार जी इस बार ब्राह्मण अपना बहुत सटीक रोल अदा करेगा, आप देख लेना। क्योंकि सबसे ज्यादा एनकाउंटर अगर योगी राज में हुए
तो बेचारे ब्राह्मणों के, ठीक है ना, सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ तो बेचारा ब्राह्मण। और आप दिनों दिन ये देख रहे होंगे कि जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पे एक ग्रुप बन गया है जिसका सिर्फ काम रह गया, उसमें एक रावण करके जो अपने में रावण लगाता है वो भी उसका एक हिस्सा है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके ब्राह्मण चेहरे को तो उठा के ले गई बीजेपी। शिव कुमार जी, आपके ब्राह्मण चेहरे मनोज पांडे को उठा के ले गई है। आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा देखिए इफेक्ट पड़ेगा ब्राह्मण, तो अब साधने की कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है भाई, अपने पार्टी मंत्री बना दिया उनको। अरे एक मनोज पांडे चला गया तो क्या दूसरा मनोज पांडे हमारे पास नहीं है? हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी तो हैं भैया, पांडे जी के पास तो बड़ी जिम्मेदारी है। मनोज पांडे के पास तो ठीक है, दुबे जी भी हैं, लेकिन माता प्रसाद पांडे जी का तो सम्मान करेंगे ना। उनसे बड़े तो नेता मनोज पांडे नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है, इस बार ब्राह्मण निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूं कि वो रिजल्ट देगा जो आश्चर्यचकित होगा उत्तर प्रदेश की धरती के लिए। आपने ऐसा बयान दे दिया, अखिलेश यादव अगर सुन रहे होंगे, शिव कुमार जी, तो ये जिम्मेदारी शायद आपको दे दे कि भाई आप ब्राह्मण वोट को एकत्र कर लीजिए। वैभव, आपके पास आना चाह रहा हूं। वैभव, आपको क्या लगता है? कांग्रेस में भी ब्राह्मणों की भरमार है, कहा जाता है कि भाई ब्राह्मण सबसे ज्यादा, लेकिन ऐसे में उन्हें साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से ज्यादा हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में जो 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेस ने दिए। उसके बाद 1989 के बाद आज तक 2026 चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश के आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे वो थे श्री एल डी तिवारी। उसके बाद कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं आया, ठीक है। तो ब्राह्मणों के साथ इन्होंने क्या किया है? सिर्फ छल किया है, सिर्फ छल। यूजीसी लेके आए सवर्णों को सब ऐसा मान लीजिए कि सवर्णों का सत्यानाश करने के लिए यूजीसी जैसा कानून लेके आए। तो उसके लिए भी आप ब्राह्मण, पिछले लगभग 2.5-3 दशक से ब्राह्मण बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में रहा है, जो सबने देखा है। लेकिन अब ब्राह्मण समुदाय भी इन लोगों से पक चुका है। अरे ऐसा मत बोलिए वैभव जी, अवस्थी साहब भी ब्राह्मण है, आप उनको कह रहे कि छल कर दिया, आप ऐसा मत बोलिए। उत्तर प्रदेश में कितने एक सवाल ले लीजिए मेरे जी। अरे सुनिए, अब आप बोलने ही नहीं देते। बोलिए, एक सवाल ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 3 दशक में मैं माननीय सुवेंदु अधिकारी आपके अवस्थी जी से बैठा हुआ हूँ, ये कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए उत्तर प्रदेश में? राजनाथ सिंह जी रहे, कल्याण सिंह जी रहे, राम प्रकाश गुप्ता जी रहे, और माननीय अभी सिटिंग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी थे। इसमें कितने ब्राह्मण हैं आप बता दीजिए, और भविष्य में कितने होंगे वो भी बता सकते हैं। या केंद्र में और उत्तर प्रदेश में जो 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेस ने दिए। एन डी तिवारी जी हो गए, श्रीपति मिश्र जी हो गए, या उससे पहले हो गए सुचेता कृपलानी जी हो गई, या उससे पहले हो गए, वो सारे ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए। कमलापति त्रिपाठी जी हो गए, सारे ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए। तो आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। चलिए वैभव जी, एक सवाल शायद सुनील कौशिक जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। सुनील जी बताएं। मैं तो अनूप जी से यह कहना चाह रहा हूं, क्या सपा, क्या कांग्रेस यूजीसी कानून का विरोध करेंगी क्या? तो ब्राह्मणों के साथ आए, बोले तो कम से कम यूजीसी का विरोध करते हैं। मैं तो करता हूं, मैं बिल्कुल करता हूं शुक्ला जी। यूजीसी कानून मैं तो ये राहुल गांधी से कराइए ना, ये राहुल गांधी कहें, खड़गे साहब कहें कि हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं। देखिए, मैं तो करता हूं ना, जो चीज सवर्णों के खिलाफ हो रही। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा किसी के साथ भेदभाव किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा, चाहे वो कोई भी जात का है, कोई भी संप्रदाय नहीं है, बात अलग है। आप कांग्रेस के लेकिन सुनिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि सवर्णों के साथ भी अन्याय ना हो। सवर्णों के साथ भी अन्याय जो किया जा रहा है वो भी गलत है। तो यूजीसी कानून तो पूरा सवर्णों के खिलाफ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि, और उस पर बीजेपी लेके आ रही है, जिसको सवर्ण खूब वोट कर रहा है, यूपी के अंदर किया था, आज उनको समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जो मजा चखाया था वो 27 में भी चखने को तैयार है बैठे। इसीलिए जो सवर्ण समुदाय है वो पूरी तरीके से बीजेपी से अब दूरी बना रहा है, और आने वाले टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। चलिए मैं वापस आऊंगा। सुनील जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सुनील जी देखिए, जी, एक बात 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि उत्तर प्रदेश में हम समर्थन मांगते हैं, यूजीसी कानून का विरोध करते हैं, और हमारी सत्ता आएगी तो यूजीसी कानून हम खत्म करेंगे। तो लगता है सवर्ण समाज सोचेगा। हिम्मत उनमें भी नहीं है। सवर्ण यही तो कह रहे हैं कि हिम्मत आप में भी नहीं है कि हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं।
और हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है, तो सवर्णों के लिए तो आगे कुआ पीछे खाई हो गई, न तो आप सगे हो। अब किसके साथ जाए, सवाल तो यही खड़ा हो रहा है। विरोध कर रहा है उसके साथ जाए, जो साथ खड़ा रहा उसके साथ जाए, ये बड़ा सवाल है। शिव जी शायद आज कुछ कहना चाह रहे हैं। शिव कुमार जी, मैं ये कह रहा हूं जी, सबसे पहले यूजीसी पर अगर कोई बोलने वाला व्यक्ति था, कोई नेता था, कोई आदरणीय था, तो वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, जिन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कानून ऐसा हो कि जो दोषी है वो छूटे नहीं, और जो दोषी नहीं है उसको दोषी के उसमें फंसा के जेल की सलाखों के पीछे ना पहुंचा दिया जाए। ये तो इस सबसे कानून पहले में विरोध भी हमने है, किया है। ये तो इस इससे कानून में भी है क्लैरिटी और क्या पंडित होगी? जी, ये तो इस कानून में भी है। नहीं है, आप ये इस कानून जो की यूजीसी कानून आया है, समाजवादी बड़ी पार्टी अलग उसका है विरोध महाराज। करती है और खत्म होना चाहिए वो। नहीं, इस कानून की स्थितियां बहुत खराब हैं। आप देखेंगे एक बार टीका लग गया तो फिर लग ही जाएगा, फिर आप नहीं प्रस्ताव छूटेगा। लाइए, जैसा अभी आपने देखा क्या क्या हो बदलाव कि चाहती है समाजवादी कितने जो पार्टी, बदलाव क्या SC/ST चाहती है एक्ट है, जो इसमें हरिजन बदलाव एक्ट क्या है, चाहती है हरिजन समाजवादी एक्ट, पार्टी? आपने देखा फर्जीवाड़ा कितना हो रहा है, पैसे के लिए फर्जीवाड़ा हो रहा है, SC एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। उस पर भी गहन अध्ययन करना चाहिए इन अरे भैया, माननीयों को जो क्या संसद में बदलाव? बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूं उसमें कौन से ऐसे टॉपिक भारतीय जनता हैं, पार्टी ऐसी ने कौन किया। सी लाइन है भारतीय जिस पे जनता पार्टी समाजवादी ही पार्टी ऐसी विरोध पार्टी करती है, मैं तो ये जो पूछ रहा हूं। हमेशा सवर्णों के खिलाफ रही है। मैं आपको सच बता रहा हूं, SC एक्ट में पहले अगर FIR होती थी, पहले जांच होती थी, फिर FIR होती थी, गिरफ्तारी होती थी। अभी कहां है? उन्हें चलो अंदर, साला बाद में देखेंगे, तुम्हारा हम करेंगे। अब नहीं है, अब तो कहानी खत्म। एक बार अंदर पहुंच गए तो कहानी खत्म, बेचारा मर गया जीवन के लिए यार। अब भैया कहां, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसलिए वो फिर यूजीसी के थ्रू इस मामले को लेके आई कि नौजवान बंदे को 18 साल 20 साल के बंदे को काले को अंदर डाल दो, उसकी जिंदगी खराब कर दो, फिर खत्म हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे काले कानून को लाने का क्या फायदा है? आप नियम बनाओ। मैं मानता हूं शोषण होता है, लेकिन हर गरीब का शोषण होता है। चले मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। शिव कुमार होता जी, है। शिव कुमार जी, हम शायद यूजीसी में फंस के रह जा रहे हैं और हमारा मुद्दा कुछ और हो जा रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूं शुभेंदु जी। शुभेंदु जी, एक सुगबुगाहट ये भी हो रही कि भाई आपने कैबिनेट विस्तार तो कर दिया, अब संगठन में आयोग में भी कुछ लोगों को लाएंगे, ये भी 2027 को जोड़कर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप शायद देर कर रहे हैं? सुनील जी भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, हो ना हो ये कुछ दिन में फिर हो जाएगा। नहीं, अभी बहुत सारी चीजों में चेंजेस भी आएगा। चुनाव मोड में हम लोग आ गए हैं। बंगाल के चुनाव के बाद अब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव मोड में हैं। जो जो चीजें करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, संगठन को ध्यान में रखना है, कहाँ पे क्या करना है, उस सब चीजों की तैयारी है। और आप देखिएगा कि इस बार जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आने वाला है। चलिए सर, आपने तो तैयारी कर ली शुभेंदु जी, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, आप मंत्रिमंडल का विस्तार करें, नए नए लोगों को मंत्री बना रहे हैं, अब ये अपने इलाके में जाएंगे, कोई योजनाओं को लागू करेंगे, रोड मैप बनेगा, उद्घाटन होगा, पूरा नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। तो ये क्या नहीं लग रहा है कि धोखे की तरह है? क्योंकि वहां फिर आचार संहिता लग जाएगी, होगा कब काम? अनूप जी, योजनाओं मंत्रियों से खाली एग्जीक्यूशन फास्ट या कम हो सकता है। योजनाएं तो ऑलरेडी पूरे उत्तर प्रदेश के स्तर पे सब जगह चल रही हैं। और मंत्री खाली अपने क्षेत्र का नहीं है, वो मंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। तो सर यही तो कह रहा हूं मैं कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश में जिन योजनाओं को लागू योजनाएं पिछले 5 सालों से चल रही हैं, विकास 5 सालों के क्षेत्र में है। यदि लगता है कहीं पर मंत्रियों का उपयोग होगा तो उन योजनाओं को और तेजी से एग्जीक्यूशन के लिए लगेगा। वैभव, क्या आपको लगता है ऐसा कि इस विस्तार से वो काम हो पाएंगे जो बीजेपी चाहती है, या फिर कहीं ना कहीं एक जनता को बताने की कोशिश, हमने दे दिया भाई आपका हिस्सा, लेकिन जो रोजगार है या फिर बाकी योजनाएं जो है वो कैसे लागू होंगे, वो कैसे शुरू होगा, ये पता नहीं है। पिछले 9.5 साल में वही तो मैं बोल रहा था कि कितनी योजनाएं कारगर जमीन पे हैं। मैंने तो आपको अपने जिले का ही बता दिया, अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, तो कौन सी योजना है इनकी मुझे तो मालूम नहीं। अब ये जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसका कोई अर्थ नहीं है, वो तो अर्थहीन चीज है। अब तो ये बस लास्ट में जाकर के इनका एक ही एजेंडा होगा, वो होगा पोलराइजेशन। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। ये अपना रिपोर्ट कार्ड सिर्फ लास्ट में पोलराइजेशन पे खेलेंगे। आप भी देख लेना, हम भी देख लेंगे। ये कभी भी विकास की बात करते ही नहीं। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर ये जो चल रहा है क्या दिखावा है? सिर्फ दिखावा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का नया तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इन मंत्रियों की कितनी पावर है
सबको पता है, अभी हमारे कौशिक जी ने सही बताया, पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है। कोई भी फाइल विदाउट मुख्यमंत्री जी के आगे नहीं बढ़ती है। जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं कहेंगे वो मंत्री जी यूजलेस है, किसी काम के नहीं। चले, वक्त की थोड़ी तो मैं कमी है आपको वैभव, अभी- मैं शिव जी आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर शिव कुमार दुबे, आपको क्या लग रहा है, ये पीडीए आपके पीडीए से भारी पड़ेगा, आपके पीडीए पर? नहीं, उससे पहले स्टार्टिंग में मेरी बात रह गई थी, आवाज नहीं आ रही थी। बिल्कुल, वक्त कम आपने है, ये पूछा बिल्कुल कि- संक्षेप में बता दीजिए हाँ, शिव जी। बस शॉर्ट में निपटा देंगे। आपने ये पूछा ये करेंगे क्या? अरे बहुत कुछ करेंगे। अभी ये माननीय जी माननीय से माननीय हो गए हैं। एक गेट खोलने वाला लगेगा, 4 गनर मिलेंगे, लोग जय जयकार करेंगे, भौकाल बनाने में माहौल बनेगा। तो ये तो सब मिल गया ना। हाँ। इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए भाई इन लोगों को? तो वो हो गया पूरा इनका। इससे समाज का क्या भला होगा, शिव कुमार जी? तो आज समाज को कौन जानता है? ये समाज, ये भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए थोड़ी है। ये तो अपने नेताओं को, जो व्यक्ति कभी जीवन में चुनाव नहीं जीता उसको मंत्री बना रहे हैं। आप सोचिए कैसे लोग हैं। चले, मैं हमें शिव कुमार जी बस थोड़ा सा रोक रहा हूं जाना है। आपको। आखिरी कमेंट मैं डॉक्टर सुनील कौशिक से ही लूंगा। सुनील जी, आपको क्या लग रहा है? मैं जो कह रहा हूं कि संगठन में शायद बदलाव होने वाले हैं, आयोग में नए लोग बिठा दिए जाएंगे, तो क्या इसका फायदा मिलेगा आखिरी वक्त में, लास्ट मोमेंट में कह रहा हूं? देखो, प्रदेश स्तर पर अभी 45 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित होनी है प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में, तो वहां भी अच्छे लोग एडजस्ट होंगे। और लगभग उत्तर प्रदेश के सभी आयोग खाली हैं, 2-4 आयोग को छोड़ दिया जाए तो ये भी है सुगबुगाहट के वहां भी पद भरे रहेंगे। तो 2027 के चुनाव की मुझे लगता है फुल तैयारी है, पूरी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। लगातार मीटिंगें क्षेत्रों में हो रही हैं, जो भी रिपोर्ट जानी चाहिए था शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट पहुंच चुकी है। बिल्कुल, अब ये समाजवादी पार्टी भी ऐसा पीछे नहीं है, कांग्रेस जरूर पीछे है, बसपा जरूर पीछे है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी पूरे 2027 के चुनाव में लग गई है। और निश्चित तौर से आप देखेंगे कि यह तो प्रत्युत्तर उत्तर जो भी कुछ है समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के अंदर से दिया जा रहा है। देखते हैं कि आखिर क्या इंपैक्ट पड़ता है बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक जिसे कहा जा रहा है, इसका इंपैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपका। तो देखिए, 2027 के चुनाव की तैयारी हो गई है, पीडीए के खिलाफ पीडीए को खड़ा किया जा रहा है और इसके लिए कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है, लेकिन इसका फायदा कितना मिलेगा ये तो सिर्फ 2027 के चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। आप देखते रहिए और बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।